राजा पृथ्वीराज जब हवेली पहुंचे तो दिन के 11 बज रहे थे। भोला ने उन्हें बताया कि अवंतिका अपने कमरे में सो रही है और उसके दोस्त बाकी लोगों के साथ घूमने गए हैं। उन्होंने नाश्ता किया और अपने स्टडी रूम में चले गए। स्टडी टेबल पर ही उनका कुलदेवी का अभिमंत्रित त्रिशूल रखा था। उन्होंने उसे उठाया और रॉकिंग चेयर पर बैठ गए। त्रिशूल को हाथ में लिए लिए ही वो 23 साल पहले की यादों में खो गए। पृथ्वी ने उठने की कोशिश की, लेकिन सिर के पिछले हिस्से पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलता अंगारा बांध दिया हो। वो फिर उसी सख्त चौकी पर बैठ गया। उसके सामने निसंदेह अंबिका ही थी। अंबिका धीरे धीरे उसके पास आई। उसके हाथ में एक पत्थर का प्याला था जिसमें कोई काढ़ा जैसा था। उसने पृथ्वी को सहारा देके बिठाया और उस गाढ़े काढ़े को पिलाने लगी। पृथ्वी ने बिना किसी प्रतिरोध के उसे पूरा पी लिया। फिर धीरे धीरे उसके सिर का दर्द कम होने लगा। उसकी आंखें बोझिल होने लगी। पलक झपकाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। अधमुंदी आंखों से उसने देखा कि अंबिका अपने कपड़े उतार रही थी। काढ़े के असर व अंबिका के पीछे से आती रोशनी के कारण उसे अंबिका साफ नजर नहीं आ रही थी। न जाने क्यों उसे आज अंबिका कुछ ज्यादा ही लंबी व चौड़ी लग रही थी। फिर अंबिका उसके पास पहुंची और उसके पैंट को उतारने लगी। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसकी आंखें नींद का बोझ और नहीं उठा पाई और बंद हो गईं। पृथ्वी ने जब आंखें खोली तो अपने आप को एक बिछौने पर गुनगुनी धूप में पाया। वो सिर्फ अंडरवेयर और बनियान में था। उसने अपने हाथों से अपने सिर के पिछले हिस्से को दबाकर देखा। ना ही वहां कोई चोट का निशान था और ना ही अब उसके सिर में कोई दर्द बाकी था। उसके हाथ और पैर पर लगे चोट पर भी पट्टियां बंधी हुई थी, लेकिन उनमें किसी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं था। उसने उन्हें खोलकर देखा तो वहां पर मामूली खरोच के निशान ही बचे थे। पृथ्वी खड़ा होकर अपने चारों ओर देखने लगा। उसे किसी भी तरह की कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा था। पृथ्वी कितनी देर तक सोता रहा, उसे खुद भी उसका ध्यान नहीं था। उसने पिछली बातें याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक्सीडेंट के बाद का कुछ भी साफ याद नहीं आ रहा था। तो आप उठ गए? अब आपको कैसा लग रहा है? पीछे से अंबिका की आवाज आई। पृथ्वी ने मुड़कर देखा। अंबिका अपने पारंपरिक परिधान में उसके सामने खड़ी थी। उसके एक हाथ में बड़ा सा ग्लास था तो दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिस पर रोटी और सब्जी थी। वो पृथ्वी के पास आई और वहीं जमीन पर ही खाने का सामान रख दिया और बोली, अब आप लोगों के हिसाब से तो हमारी यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कहवा और खाना लाई हूँ। पृथ्वी उसे एक टक निहार रहा था। पहाड़ों की चोटियों को छू कर आती धूप में अंबिका बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अपने आप को उसे इस तरह निहारता देख अंबिका ने आंखों से क्या है का इशारा किया और पृथ्वी ने कुछ नहीं में सिर हिला दिया और नाश्ता करने बैठ गया। पता नहीं ये उसके भूखे होने के कारण था या कुछ और, लेकिन साधारण होने के बावजूद भी उसे वो नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगा। नाश्ता कर चुकने के बाद उसने अंबिका से पूछा, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? जहाँ तक मुझे याद है मेरी गाड़ी हिरणों से टकरा गई थी और मैं नदी में जा गिरा था। बस आप पर देवी की कृपा थी जो मैं ठीक समय पर आ पहुंची, नहीं तो वहीं नदी के ठंडे पानी में पड़े पड़े आप अकड़ चुके होते। खाने के जूठे बर्तनों को उठाते हुए अंबिका ने उसके सवाल का जवाब दिया। फिर पृथ्वी आसपास का जायजा लेने लगा। ये पहाड़ों के बीच कोई जगह लग रही थी। एक तरफ गुफा थी जिसके मुंह पर पर्दा पड़ा हुआ था। आसपास लकड़ियों के ढेर से लगे थे। कुछ लकड़ी के ही बने कुर्सी व मेज भी थे। थोड़े ढलान पर बाड़े भी थे जिनमें पहाड़ी भेड़ें पाली हुई थीं। एक तरफ चढ़ाई थी जहां पर करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ही पुराना पत्थरों से बना मंदिर जैसा दिखाई दे रहा था। उसके दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटा पानी का झरना भी था। तो ये है तुम्हारा घर, बहुत ही सुंदर है, एकदम से प्रकृति की गोद में, पृथ्वी ने कहा। जवाब में अंबिका मुस्कुरा के रह गई। तो अब मुझे अगर अपने घर जाना हो तो कैसे जाऊं? नीचे जाने का तो रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप वापस जाना चाहते हैं क्या? अंबिका ने पूछा। हाँ, मैं काफी देर से बिना बताए गायब हूँ। भोला और बाकी लोग चिंता कर रहे होंगे, पृथ्वी ने समझाने के भाव से उससे कहा। जवाब में अंबिका ने कुछ नहीं कहा। फिर पृथ्वी ने जल्दी से गुफा की तरफ पड़े अपने कपड़े पहने और घड़ी की ओर देखा। घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे थे। मतलब मैं करीब करीब 20 घंटे बाद जागा हूँ, पृथ्वी ने मन में सोचा। फिर वो जब अंबिका की ओर मुड़ा तो अंबिका उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए एक तरफ ढलान पर उतरने लगी।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पत्थरों से घिरा एक गलियारा सा दिखाई दिया। इस गलियारे को पार करने के बाद पृथ्वी की सांसें ही रुक गईं। वो पहाड़ से चिपका एकदम संकरा रास्ता था। आसपास बादल तैर रहे थे। काफी नीचे बादलों के पार जंगल दिखाई दे रहे थे। संकरे रास्ते पर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक दरार सी दिखाई दी। अंबिका उसे लेकर दरार में घुस गई। दरार के दूसरी तरफ नीचे जाने के लिए पथरीला रास्ता था। अंबिका और पृथ्वी उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। आगे जाकर वो रास्ता बंद हो गया और आगे पथरीली खाई सी नजर आने लगी। पृथ्वी नीचे उतरने के लिए पत्थरों का जायजा लेने लगा कि अंबिका ने उसे अपने मजबूत हाथों से उठाकर गोद में ले लिया और हिम तेंदुओं के जैसे नीचे कूद कूद के उतरने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों पहाड़ के तल पर थे। फिर करीब वहां से 15 से 20 मिनट चलने के बाद पृथ्वी को अपनी मोटरसाइकिल खड़ी दिखाई दी। मैंने आपकी मोटरसाइकिल को नदी से निकालकर इस तरह खड़ा कर दिया था, अंबिका ने उसे बताया। पृथ्वी ने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और अंबिका को पीछे बैठने के लिए इशारा करते हुए कहा, मैंने तुम्हारा घर देख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। अंबिका भी बिना किसी झिझक के उसके पीछे बैठ गई और पृथ्वी ने अपनी मोटरसाइकिल जंगल के कच्चे रास्तों पर आगे बढ़ा दी। पृथ्वी को आया देखकर भोला तेजी से उसकी ओर बढ़ा और इससे पहले कि वो उस पर सवालों के गोले दाग देता, उसने पृथ्वी के साथ अंबिका को देख लिया। अरे भाभी आप, नमस्ते, आइए आइए भीतर चलिए, भोला ने गर्मजोशी से अंबिका का स्वागत करते हुए कहा। नहीं नहीं, अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मैं इसे लेकर हवेली जा रहा हूँ। क्या पापा वहीं पर हैं? हाँ बड़े भैया, राजा साहब वहीं पर हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा चाय वाय पी लेते फिर चले जाते। चाय नाश्ता सब कर रखा है भोला राम जी, लौटते हुए मिलेंगे, सीधा रात के खाने की व्यवस्था करना तब तुम। पृथ्वी तब अंबिका को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। पृथ्वी अंबिका के साथ जब हवेली पर पहुंचा तो उसके पापा राजा साहब फिर उसी विदेशी महिला के साथ बाहर निकलते दिखाई दिए। उस विदेशी महिला को देखकर अंबिका अपनी जगह ठिठक गई। पृथ्वी तेजी से अपने पापा राजा उग्र नारायण के पास पहुंचा और बोला, पापा मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। अभी नहीं बेटा, अभी मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, अंबिका की ओर देखते हुए राजा उग्र नारायण ने कहा और फिर उस विदेशी महिला के साथ अपनी कार की ओर बढ़ गए। पृथ्वी उदास मन से वापस अंबिका के पास आया और उसने बोला, पापा तो अर्जेंटली कहीं जा रहे हैं, मैं तुम्हें आज उनसे नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन अंबिका जैसे उसकी बात सुनी नहीं रही थी। वो तो लगातार उस विदेशी महिला को ही घूरे जा रही थी। अंबिका क्या हुआ? पृथ्वी ने उसके कंधों को पकड़कर उसे झकझोरा और अंबिका जैसे सोते से जागी। अब कुछ नहीं, अब आप कुछ कह रहे थे? क्या हो गया है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? उसके माथे पर हाथ रखते हुए पृथ्वी ने कहा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ कह रहे थे? अंबिका ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि पापा तो आज बिजी हैं, तो वो तुमसे मिल नहीं पाएंगे। तब तक चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। तभी एक नौकर पृथ्वी की तरफ आया और उसे बताया कि फोन पर डीएसपी सुरेश उससे बहुत अर्जेंटली बात करना चाहते हैं। पृथ्वी अंबिका को अंदर गेस्ट रूम लेकर गया और फिर अंबिका को वहीं रुकने को बोलकर फोन पे बात करने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और अंबिका से कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना होगा, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं या अगर तुम चाहो तो यहाँ आराम भी कर सकती हो। ना जाने क्या सोचकर अंबिका ने वहीं रुकने का डिसीजन लिया। पृथ्वी ने एक नौकर को बुलाकर अंबिका का ध्यान रखने को कहा और फिर अंबिका को एक किस करके तेजी से बाहर चला गया। अंबिका थोड़ी देर वैसे ही खड़ी रही, फिर एक तरफ पड़े पलंग पर लेट गई। अंबिका